सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 9 नाजिज्म एंड फासिज्म एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर किस तरीके से खत्म हुआ ये हमने देख लिया था। हिटलर की ब्रूटलिटी हमने देख ली थी, हिटलर को मुसोलिनी को किस तरीके से सुसाइड करना पड़ गया, ये चीज भी हमने वहां पर जो डिस्कशन जो है कर लिया था। अब हम लोग आगे देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो इम्पैक्ट है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो इम्पैक्ट है वो इंडिया पर जो है कैसा हुआ। Once again in 1939, the British government thrust India into the war without consulting the people। जिस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन ने क्या किया था, इंडिया के लोगों से बिना पूछे इंडियन आर्मी को जो है क्या किया था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो है ढकेल दिया था, क्योंकि वो कॉलोनी थी, इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी थी। उसी तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी क्या हुआ, जो ब्रिटेन था उसने क्या किया, इंडिया के लोगों से बिना कंसल्ट किए उनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगेन जो है क्या कर दिया, ढकेल दिया। The Indian army was dispatched to Burma, Singapore to fight the Japanese in the Africa to fight the German and Italians। जो इंडिया की जो आर्मी थी उसको बर्मा, मतलब आज के डेट में अगर हम लोग बोले तो म्यांमार और सिंगापुर जो है भेज दिया गया ताकि वो जापानीज आर्मी से क्या कर सके, फाइट कर सके। और कुछ इंडियन आर्मीज को कहाँ भेज दिया गया, अफ्रीका में, जहां पर वो जर्मनी और इटली के आर्मी से क्या कर सके, लड़ सके। क्योंकि जर्मनी और इटली उधर से लड़ते आ रहे थे, जापान ईस्ट साइड में है, तो वो ईस्ट साइड से लड़ते लड़ते चाइना को हरा दिया था, बांग्लादेश को हरा दिया, बांग्लादेश उससे बना नहीं था, तो म्यांमार को हरा दिया था, मतलब जितने भी ईस्ट वाले जो कंट्री है वर्ल्ड मैप में उसको हरा दिया था। और इधर से वेस्ट से कौन लड़ते लड़ते आ रहा था, जर्मनी से। तो ईस्ट साइड से जापान आ रहा था, तो जापान से लड़ने के लिए कुछ आर्मीज को भेज दिया गया, वेस्ट से जर्मनी और इटली आ रहे थे तो उनको लड़ने के लिए जो है भेज दिया गया था। Large quantities of materials such as food grain and the clothing were purchased from the army, leading to a sharp increase in prices and the scarcity of the goods in the market। अब जब आर्मीज वॉर में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको फूड चाहिए, उनको क्लोथ चाहिए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है फूड और क्लोथ्स को जो है परचेज करना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण से जो मार्केट थी, मार्केट में इन चीजों की प्राइस जो है क्या होने लगी, बढ़ने लगी। या प्राइस क्या, सामान ही खत्म हो जाता था, क्योंकि बहुत सारा फूड, अगर आर्मी लड़ रही है तो उनको खाना नहीं मिलेगा तो लड़ थोड़ी नहीं पाएंगे, तो उनको फूड की जरूरत पड़ती थी। तो मार्केट में जितना भी फूड होता था उसको गवर्नमेंट क्या करती थी, परचेस कर लेती थी। तो बाकी जो रिमेनिंग जो आम आदमी बचे उनके पास खरीदने के लिए जो है फूड नहीं बचता था, इसीलिए उसकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो गई थी और भुखमरी भी जो है, स्कैर्सिटी जो है हो गई थी। The most horrendous consequence of the scarcity was the Bengal famine of 1943, in which 30 lakh people died of the starvation or persisted in epidemic। और इसका सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट 1943 में बंगाल में देखने को मिला था। बंगाल में 30 लाख लोग जो है क्या हो गए थे, भूखमरी से जो है मर गए थे, क्योंकि इनके पास खाने की चीजें नहीं थी, सारा सामान जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट खरीद कर आर्मी को सप्लाई कर रहा था, तो जो आम आदमी थे उनके पास नहीं बचता था। The famine did not occur because of the low harvest of the grain, but because grain was bought in large quantities by the government for the armies, leading to the scarcity in the market। अब यहाँ पर जो भूखमरी जो 1943 में बंगाल फेमाइन जो हुई थी, उसका रीजन ये नहीं था कि उस साल हमारी क्रॉप जो है अच्छी नहीं हुई थी, उस साल भी हमारी क्रॉप अच्छी हुई थी। भूखमरी की प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई, क्योंकि जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में चावल गेहूं वगैरह सबको क्या कर लेती थी, परचेज कर लेती थी, तो मार्केट में सामान जो है नहीं बचता था। तो ऐसा नहीं कि उस साल नेचुरल कोई फिनोमिना आ गया जिसके कारण से प्रोडक्शन नहीं हुआ, प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट लेकर चली जाती थी मार्केट से। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, ट्रेडर्स बिगेन होर्डिंग ग्रेन इन द होप ऑफ द रिपिंग ह्यूज प्रॉफिट। और जो एक तो गवर्नमेंट लेकर चले जाता था सारे सामानों को, उसके बाद जो छोटे छोटे जो ट्रेडर्स होते थे, वो ट्रेडर्स क्या किए, इन सामानों की होर्डिंग करना स्टार्ट कर दिए, मतलब गोदामों में रखना स्टार्ट कर दिए। और ये होप करते थे कि जैसे ही मार्केट में प्राइस बढ़ेगी, जो गोडाउन में रखा हुआ जो फूड है, जो ग्रेन्स है, उसको हम लोग मार्केट पर लेकर आएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है गेन कर सके। तो आधा काम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कर दिया और बचा कुछ जो काम था वहां के ट्रेडर्स ने जो है कर दिया। द गवर्नमेंट कुड हैव एक्टेड टू सेव द पीपल बाय द डिस्ट्रीब्यूटिंग एडिक्यूट क्वांटिटीज ऑफ द ग्रेन।
अगर गवर्नमेंट चाहती तो गवर्नमेंट सबको क्या कर सकती थी, जो 30 लाख लोग मरे उसकी लाइफ को जो है सेव जो है कर सकती थी, इनको प्रॉपर टाइम पे फूड प्रोवाइड करा के। Put the colonial government did not take any step in this direction. Indian traders and the industrialists thus earned huge profit and become wealthy because of the demand created by the war. लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया, लोगों को सामान नहीं पहुंचा, इसका फायदा उठाया छोटे छोटे इंडियन ट्रेडर्स ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने, और इन्होंने बहुत ज्यादा ह्यूज प्रॉफिट जो है अर्न किया। और क्यों अर्न किया? क्योंकि वॉर के टाइम सामानों की डिमांड ज्यादा थी, इसीलिए इन्होंने बहुत सारा पैसा जो है कमाया। The nationalist movement in India was sharply divided on the policy to adopt towards the World War. और जो हमारे इंडिया का जो नेशनलिस्ट जो मूवमेंट था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, अब दो पार्ट्स में डिवाइड होने लगा। क्यों दो पार्ट्स में डिवाइड होने लगा? हमारे यहाँ के जितना भी जो नेशनल मूवमेंट करने वाले जो लोग थे उनकी थिंकिंग अलग थी। कुछ लोग ये चाहते थे कि हमारी जो इंडियन आर्मी है वो जर्मनी और जापान के साथ मिलकर क्या करे, ब्रिटेन को हराए, क्योंकि हमारी हम पर कौन कंट्रोल करता था? ब्रिटेन कंट्रोल करता था, हम ब्रिटेन के अंदर में कॉलोनीज थे। तो जैसे उसमें नाम आता है, एक नाम आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये चाहते थे कि हम लोग क्या करें, जो ब्रिटेन के अगेंस्ट वाली जो टीम है, तो ब्रिटेन के अगेंस्ट में कौन थे? जर्मनी था, जापान था। तो ये नेताजी ये चाहते थे कि हम लोग जर्मनी और जापान के साइड से चले जाते हैं और ब्रिटेन को हरा देंगे। जब ब्रिटेन हार जाएगा तो हमारा इंडिया क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और इन्होंने ही क्या किया था, आजाद हिंद आर्मी की जो है स्टैब्लिशमेंट जो है की थी सिंगापुर में, ताकि ये क्या कर सके, जर्मनी और जापान की हेल्प कर सके। और अगर जर्मनी और जापान जीतेगा तो ब्रिटेन हारेगा, और ब्रिटेन हारेगा तो उसकी कॉलोनी क्या हो जाएगी, हमारी इंडिया जो कॉलोनी थी वो फ्री हो जाएगी। और इन्होंने क्या किया, फिर नागालैंड और मणिपुर में जो है जर्मनी और जापान की तरफ से लड़ना जो है स्टार्ट कर दिया। ये एक टाइप के नेता, ये एक टाइप के क्या थे, उस समय के नेशनलिस्ट मूवमेंट वाले की सोच थी। दूसरे जो सोच थी वो कौन रखते थे, गांधी रखता था। गांधी, नेहरू और पटेल जो थे, वल्लभ भाई पटेल, ये सब थिंकिंग, ये सब की थिंकिंग क्या थी कि हमको एक अलग से लाइन में, मतलब हम लोगों को जर्मनी में शामिल होना है ना ब्रिटेन में शामिल होना है, हमको अपना सेपरेट जो है क्या करना है, लड़ाई लड़नी है, ताकि हम लोग ब्रिटेन से क्या हो सके, अलग हो सके। तो इस तरीके से दो डायलेमा में जो है हमारा पूरा इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है बटा हुआ था। They believe that India should not support the genocide, anti-democratic policies of the Germany and the Japan. ये गांधी, नेहरू, ये पटेल सब क्या सोचते थे कि हमको जर्मनी जैसे, जर्मनी का उस समय लीडर कौन था, मुसोलिनी था। जर्मनी का लीडर कौन था, हिटलर था, मुसोलिनी था। ऐसे लोगों का हमको साथ नहीं देना चाहिए जो कि ह्यूमैनिटी के लिए क्या है, खतरनाक है। आपने पढ़ा था कि नहीं, पिछले ऊपर वाले वीडियोस मैंने बताया था कि हिटलर ने किस तरीके से 50 लाख 60 लाख लोगों को जो है खुलेआम मरवा देता था। तो ये सोच ये रखती थी इन वाले जो गांधी जी नेहरू वाले की जो टीम थी, ये सोचती थी क्योंकि हमको ऐसे लोगों का साथ जो है नहीं देना चाहिए करके। They felt that India could continue its fight for freedom from the British rule without support from Germany। और ये चाहते थे कि हम लोग जर्मनी का बिना सपोर्ट लिए क्या कर सकें, जर्मनी का जो है बिना सपोर्ट लिए हम लोग इंडिया को इंडिपेंडेंट करा दें। In pursuit of this policy, Gandhiji launched Quit India movement in 1942, in which millions of common people joined with the great enthusiasm। और इसी के कारण गांधी जी ने क्या किया था, एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, और इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है बोलते हैं, जो कि 1942 में स्टैब्लिश हुई थी। और इसमें काफी सारे लोगों ने क्या किया था, अपना पार्टिसिपेशन जो है दिखाया था। The communists, however, felt that the defeating Hitler to save global democracy and the socialism was the most important immediate priority। और ये सारी कम्युनिटी ये सोचती थी कि हिटलर को क्या होना चाहिए, हारना चाहिए, क्योंकि अगर हिटलर जिंदा रहा तो ह्यूमैनिटी जो है क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसीलिए ये हिटलर को हराने में लगे हुए थे। They felt that Britain should not to oppose until the war was over। ये सोचते थे कि ब्रिटेन को जब तक वॉर खत्म नहीं हो जाता उसको रोकने की कोशिश जो है नहीं करनी चाहिए। Once the war was over, all three streams of the through come together with the Nehru and the other Congress leader striving to protect the Azad Hind soldier and the Communist Party again become activists in the freedom movement। और जैसे ही वॉर खत्म हुआ तो जो नेहरू थे, जो कांग्रेस पार्टी के जो लीडर थे, जो आजाद हिंद सोल्डर थे, ये सब के सब क्या हो गए, एक साथ आ गए और एक साथ आकर अपना फ्रीडम मूवमेंट जो है स्टार्ट किया। पहले अलग अलग लड़ते थे, अब इन्होंने एक साथ लड़ना स्टार्ट किया। One important outcomes of the war was the Britain become the weak internally।
इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा नतीजा क्या हुआ कि जो ब्रिटेन था उसके बहुत सारे खर्चे हो गए और वो इंटरनली क्या हो गया, वीक हो गया, बहुत सारा फाइनेंशियली और मिलिट्री के बेसिस पर भी बहुत सारा वीक हो गया। वहीं पर यूएसए और जो रशिया थे वो दो पावरफुल कंट्रीज जो है बन के उभरे थे। ये एक ऐसा कंडीशन था जिससे हमारे इंडिया को क्या मिली, इंडिपेंडेंट मिली। तो इंडिया को इंडिपेंडेंट होने में ब्रिटेन का वीक होना सबसे बड़ा रीजन है। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन को इतना ज्यादा लॉस नहीं हुआ होता तो हमारा इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट नहीं होता। ब्रिटेन की कंडीशन ऐसा हो गया था कि वो खुद के कंट्री को संभाल नहीं पा रहा था, तो अपने कॉलोनीज पर क्या संभालता, वो क्या ही संभाल लेता। इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितने भी ब्रिटेन के अंडर में कॉलोनीज थी, सारी कॉलोनीज धीरे धीरे क्या होने लगी, फ्री जो है होने लगी। अब आगे देखते हैं, आफ्टर द सेकेंड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ, सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन मतलब होता है रशिया। उस समय रशिया क्या था, बहुत सारे जो है बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज को मिलकर एक ग्रुप बना था जिसको बोलते हैं सोवियत यूनियन। यूएसए, ब्रिटेन were the principal forces that defeat Hitler. These three nations decided that the first priority was to dismantle the Nazis regime and identify the Nazis leader who could be punished for the human massacres. इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन, अमेरिका और रशिया ने ये सबसे पहले कहा कि हम लोग सबसे पहले जो नाजी पार्टी है, नाजी पार्टी को हम लोग क्या करेंगे, पहले जो है खत्म करेंगे, जो जर्मनी में है उसको सबसे पहले खत्म करेंगे। क्योंकि नाजी पार्टी के लोग अगर जिंदा होंगे तो वो ह्यूमैनिटी के लिए क्या होंगे, खतरनाक होंगे करके। और आपने पढ़ा था किस तरीके से उसके लोग करते थे। तो इन्होंने क्या किया, सारे नाजी लीडर्स को पकड़ा और उनको मारना चालू किया। लेकिन उनमें से सिर्फ 11 लोगों को ही क्या हुआ, सेंटेंस्ड टू डेथ, मतलब फांसी की सजा हुई। बाकी सबको जो है जेल की सजा हुई, क्योंकि इनका जो केस था वो थोड़ा सा वीक था, इनका जो क्राइम्स था वो बाकी 11 लोगों से कम था। The map of Europe was redrawn once again after the war. जिस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा यूरोप का जो मैप है वो चेंज हो गया था, उसी तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी जो है पूरा यूरोप का मैप जो है चेंज हो गया था। The region of Europe that liberated by the Soviet become the part of the Soviet sphere of the influence, while the remaining region and Japan come under the influence of USA. बहुत सारे यूरोप के जो कंट्रीज थे वो रशिया के इन्फ्लुएंस में आ गए, और बहुत सारे यूरोप के कंट्रीज थे जो कि यूएसए के इन्फ्लुएंस में जो है आ गए। जैसे जापान, जापान जो है वो यूएसए के इन्फ्लुएंस में आ गया और आज भी वो यूएसए के इन्फ्लुएंस में है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट मैं बता दूं कि जापान जो है, जर्मनी, जापान और इटली एक साइड से लड़ रहे थे, तो जापान तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार गया था। तो यूएसए ने इसको क्या बोला जापान को, कि जापान के कंट्री के लोग जो है अब आर्मी अपनी नहीं रख सकते, अपना आर्मी जो है ये कम करके रखेंगे करके। इसीलिए आज के डेट में भी 2020 में भी जापान का जो पूरा डिफेंस है वो आज भी यूएसए संभालता है। जिस तरीके से हमारे इंडिया की अपनी आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, उस तरीके से जापान में इतने स्ट्रॉन्ग जो है वहां पर आर्मी नहीं है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उस पर सैंक्शन लगा था। East Germany come under the Russian influence while the West Germany influence the US influence। तो जो ईस्ट जर्मनी थी वो रशिया के इन्फ्लुएंस में आ गई, जो वेस्ट जर्मनी थी वो यूएस के इन्फ्लुएंस में जो है आ गई। पोलैंड, जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, यूगोस्लोवाकिया and the established an independent nation but remained under the Soviet sphere of the influence। ये सारे जो कंट्रीज थे ये इंडिपेंडेंट तो हुए लेकिन अभी भी रशिया के इन्फ्लुएंस में थे। Similarly, West Germany, France, Holland, Italy, Greece, some other countries also become the independent nation but remain under the US। ये सारे कंट्री यूएस के अंडर में जो है हो गए। अब देखो पूरी दुनिया में दो पावरफुल कंट्री बची, एक यूएस और एक रशिया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो एक और वॉर चला था जिसमें जो है खून खराबा नहीं हुआ था, उसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड वॉर बोलते हैं। तो रशिया और यूएसए में फिर से क्या होता है, एक और कोल्ड वॉर जो है होता है, जिसको फाइनली कौन विन करता है, यूएसए जो है विन जो है होता है कोल्ड वॉर में। अब यहां पर देखो, in Japan, the government remained under the emperor, but fresh elections were held US supervision, and the new government was formed that adopted a new democratic condition। जापान में पहले क्या था, इम्पेररशिप था, वहां पर जो है क्या था, किंग जो है रूल करता था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो किंग के पोस्ट को खत्म नहीं किया गया, किंग का पोस्ट को बना रहना दिया गया, और वहां पर फ्रेश इलेक्शन हुए, जापान में इलेक्शन हुए, और वहां पर यूएसए के अंडर में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है बनी।
Both US and Soviet formulate plans to redevelop the economics under their respective sphere of influence। और यूएसए और रशिया दोनों ने अपने इन्फ्लुएंस के अंदर में जितनी भी कंट्रीज थी उनके प्रोग्रेस करने के लिए किस तरीके से उनका प्रोग्रेस किया जा सके करके उन्होंने रोड मैप जो है तैयार किया। अब ये देखो, ये 3 हीरो हैं जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विनर थे। जो पहले वाले हैं ये रशिया के लीडर थे जिसका नाम है स्टालिन। ये जो बीच वाले हैं ये अमेरिका के बहुत फेमस प्रेसिडेंट है रोजवेल्ट करके। और ये जो तीसरे हैं ये है ब्रिटेन के चर्चिल, उस समय के ये आर्मी के हेड थे। तो ये तीनों यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब इसके बाद देखो द लैंड बिलोंगिंग टू द पीपल ऑफ, अच्छा यहाँ पर एक और चीज हुआ, देखो एक और इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 1948 में दुनिया के सामने एक और कंट्री आया जिसका नाम है इजराइल। आप लोग सुने होंगे। तो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो कि इजराइल के एग्जिस्टेंस को मानते हैं। जैसे हमारा इंडिया है ये मानता है कि इजराइल नाम का एक कंट्री है। वहीं पर पाकिस्तान है वो आज तक एक्सेप्ट नहीं किया है कि इजराइल नाम का कोई कंट्री है। इसका मतलब अगर पाकिस्तान का कोई आदमी इजराइल जाना चाहता है तो पाकिस्तान के लिए तो इजराइल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसका मतलब इजराइल वहां के लोग नहीं जा सकते। अब ये जो इजराइल है ये बना कैसे, देखो A proposal was formulated to carve out of a new nation for the Jews from their traditional city of Jerusalem। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले हिटलर ने क्या किया था, पूरे जो जेविस लोग थे सबको मारकर उनको बहुत सारा जो है क्या किया था, उनको जो है परेशान जो है किया था। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो दुनिया के लीडर्स सोचे कि क्यों ना ये जो जेविस लोग हैं, जूस लोग जो हैं, इनका एक अलग सा कंट्री ही क्यों ना बसा दिया जाए। और वो कंट्री कहां पर होना चाहिए, इनका फेमस जो ट्रेडिशनल जगह है जेरूसलम। जिस तरीके से मुसलमानों के लिए फेमस जगह जो है मक्का, क्या बोलते हैं, मक्का मदीना होता है, उसी तरीके से जो ज्यूस लोग होते हैं उनका सबसे फेमस जो जगह वो है जेरूसलम। जैसे हिंदू कल्चर में बोलते हैं कि नहीं, रामेश्वरम, ऐसे इस तरीके से होते हैं, उस तरीके से जो है सब धर्म के अलग अलग स्पेशल प्लेसेस होते हैं। तो वर्ल्ड लीडर ने सोचा कि ज्यूस लोगों को एक जगह पर रख दिया जाए जेरूसलम के पास। और यहीं पर जेरूसलम के पास एक जगह है पैलेस्तीन, और इसी पैलेस्तीन के आगे चलकर इसका नाम क्या बना, इजराइल जो है बना। तो पैलेस्तीन का जगह था, वहां पर इन लोगों को जबरदस्ती बसाया गया और वो उसका नाम क्या पड़ा, इजराइल जो है पड़ा। तो इसीलिए बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि जो पैलेस्तीन था ना वो सऊदी अरेबिया को बिलोंग करता था। और सऊदी अरेबिया में कौन से फेथ को फॉलो करने वाले लोग होते हैं, मुस्लिम फेथ को फॉलो करने वाले वो लोग होते हैं। तो आज तक जो सऊदी अरब जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं जैसे पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ये आज तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि इजराइल नाम का कोई देश है। क्योंकि जो पैलेस्तीन, जो जहां पर इजराइल को बसाया गया था वो पैलेस्तीन प्लेस था, और पैलेस्तीन सऊदी अरेबिया के लोग जो है वहां पर रहते थे। तो इसीलिए बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो कि इजराइल के एग्जिस्टेंस को मानते हैं, और बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो कि इजराइल के एग्जिस्टेंस को जो है नहीं मानते हैं। अब आगे देखो, जिस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वहां पर एक ग्रुप बनी थी, उसी तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो एक नया इंटरनेशनल ग्रुप जो है बना था जिसको हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशन। और ये यूनाइटेड नेशन आज तक काम कर रहा है, जिसके कारण से अभी तक थर्ड वर्ल्ड वॉर की नौबत जो है नहीं आई है। Attempts to form a new international organization begin from the Germany was starting at defeat in the war. The leader of Britain, Soviet Russia, USA meet several times to discuss the future global order and the framework of the proposed organization. जितने भी विनर कंट्रीज थे, सारे विनर कंट्रीज के जो लीडर थे वो एक साथ कई बार मिले, मीटिंग किए और सोचे, मतलब प्लान बनाए कि इन फ्यूचर जो है हमको पूरी दुनिया को किस रास्ते पर लेकर जाना है। क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर होता है तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, ह्यूमैनिटी का जो है होता है, लोग मारे जाते हैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है। कई बार मीटिंग करने के बाद अक्टूबर 1945 में 50 कंट्रीज एक साथ आई, और ये जो 50 कंट्री है इन्होंने मिलकर क्या बनाया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाया था, जिसको आज हम लोग क्या बोलते हैं, यूएन बोलते हैं। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू एस्टैब्लिश द वर्ल्ड पीस। इसका मेन काम क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन का पूरी दुनिया में शांति बनाए रखना, म्यूचुअल सपोर्ट बनाए रखना, कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो है बनाए रखना करके इनका काम है। इसके अलावा बहुत सारे इसमें और भी इंस्टीट्यूट बने, जैसे इंटरनेशनल कोड बना जहां पर जो कंट्रीज के जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करते हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, सोशल डेवलपमेंट कंट्रीज हैं। तो ऐसे बहुत सारे उस समय जो है अलग अलग और भी इंस्टीट्यूट जो है बने थे जो कि पूरी दुनिया में पीस कायम करने के लिए आज भी काम जो है करती हैं।
तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है एक बना था, एक ग्रुप बना जिसको हम लोग बोलते हैं लीग ऑफ नेशन। लेकिन वो जो लीग ऑफ नेशन था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बना था, ये ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया था। तो जो वर्ल्ड लीडर थे वो जब यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन कर रहे थे तो वो इस बात को सोच रहे थे कि जो लीग ऑफ नेशन है उसके फेलियर क्या क्या थे, और उस फेलियर से सीख कर जो है यूनाइटेड नेशन जो है बना। मतलब वो ये नहीं चाहते थे कि जिस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद लीग ऑफ नेशन बना और ये भी कुछ दिनों तक चला फिर फेल हो गया, वैसा यूनाइटेड नेशन के साथ नहीं होना चाहिए। तो पहले के फेलियर से वो सीख कर जो है क्या करना चाहते थे, एक अच्छा जो है इंस्टीट्यूट बनाना चाहते थे, और उन्होंने एक यूनाइटेड नेशन जो है बनाया। और उस यूनाइटेड नेशन में जो 5 जो उस समय की मेन कंट्रीज थी उसको एक पावर दी गई, और वो पावर क्या कहलाती है, वीटो पावर जो है कहलाती है। तो ये एग्जाम में पूछता है व्हाट इज वीटो पावर। तो देखो पूरी दुनिया के जितने भी कंट्रीज के जो लोग हैं, सारे कंट्रीज के जो वर्ल्ड लीडर हैं वो एक जगह पर आते हैं यूनाइटेड नेशन पर और मीटिंग करते हैं, और बहुत सारे प्लान्स वगैरह बनाते हैं कि हम लोग ह्यूमैनिटी के लिए किस तरीके से काम करें, सब चीज काम करते हैं। और वहां पर बहुत सारे बिल्स जो है पास कराते हैं, बहुत सारे जो है क्या करते हैं रूल्स वगैरह जो है पास कराते हैं। लेकिन इन पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं आज के डेट में, यूनाइटेड नेशन में जो रजिस्टर्ड कंट्री है वो कितने हैं, 193। वैसे तो दुनिया में 200 से ज्यादा देश हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन में जो रजिस्टर्ड है वो कितने हैं, 193। तो 193 देश के सारे लीडर्स आते हैं और अपना अपना प्लान, अपना अपना बताते हैं कि हमको दुनिया को इस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए, इस तरीके से भुखमरी खत्म करनी चाहिए, इस तरीके से डेवलपमेंट करनी चाहिए करके सब डिस्कस करते हैं, और ये सब मिलकर एक बिल को पास करते हैं। लेकिन इन 193 में से 5 कंट्रीज ऐसी हैं जिनको सुपर पावर मिली हुई है। अगर ये 5 कंट्री में से कोई भी एक कंट्री अगर चाहे तो वो किसी बिल को पास होने से रोक सकते हैं। मतलब अगर मान लो इंडिया ने क्या किया, एक बिल लेकर गया कि अब हमको सिंगल यूज प्लास्टिक जो है क्या करनी है, पूरी दुनिया में बंद करनी है। ये बात अगर चाइना को पसंद नहीं आए तो चाइना के पास एक सुपर पावर है, वो बोल देगा कि मैं यहाँ पर वीटो लगा रहा हूँ। वीटो लगाने का मतलब ये है कि अब अगर वीटो लगा दिया चाइना ने तो ये जो इंडिया ने जो बिल लेकर आया था सिंगल यूज प्लास्टिक पास कराने का, ये पास नहीं हो पाएगा। मतलब इस 5 कंट्री में से यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और चाइना में से अगर कोई भी कंट्री किसी भी बिल को अगर पसंद नहीं करती है तो वो अपना वीटो पावर यूज कर सकती है और वो बिल वहीं पर खत्म हो जाएगा। मतलब ये 500 के पास सुपर पावर है, किसी भी पावर को ये रोक सकते हैं, किसी भी बिल को पास हो सकता है या पास होने से ये रोक भी सकते हैं। बाकी सारे कंट्रीज जो है उनकी पावर कम है, और अगर ये 5 कंट्रीज मिलकर चाहें तो पूरी दुनिया में एक रूल को लागू भी करवा सकते हैं। मतलब ये 5 लोग एक तरफ और 193 में से जो 188 देश बचे ये एक तरफ। ये 188 देश का जो बिल है एक कंट्री रोक सकता है, या ये 5 कंट्रीज मिलकर 188 देश पर एक रूल क्या कर सकते हैं, अप्लाई करवा सकते हैं। इसके अलावा उस समय कंट्रीज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बना। इसके अलावा एजुकेशन के लिए यूनेस्को बना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बना, यूनिसेफ बना, ह्यूमन कमीशन बना। इस तरीके से आज भी बहुत सारे जो हैं ये इंस्टीट्यूट जो है उस समय बने थे, और ये आज भी 70 से ज्यादा साल होने के बावजूद भी ये पूरी दुनिया में क्या किए हैं, पीस मेंटेन करके जो है रखे हुए हैं। और थर्ड वर्ल्ड वॉर की नौबत जो है अभी तक नहीं आई है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन क्या है, यूनाइटेड नेशन। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।